Hello friends, welcome to Study Room, the place of learning. Hello friends, my name is Joseph Kodak and I welcome you all in my channel Study Room. So friends, आज मैं फिफ्थ पार्ट लेकर आया हूँ द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। मैंने 4 वीडियोस ऑलरेडी करके रखे हुए हैं इस चैप्टर के ऊपर। सो द लिंक्स ऑफ दोज 4 पार्ट्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ गो देयर एंड क्लिक ऑन द लिंक एंड वॉच माई वीडियोज़। सो फ्रेंड्स, मैंने और भी वीडियोज़ बना के रखी हुई हैं, आप जाइए और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उनकी लिंक भी दे के रखी हुई है और आप वहाँ से मेरे सभी वीडियोज़ को पा जाएंगे। फ़िलहाल आज मैं पार्ट 5 के बारे में बात करने वाला हूँ और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती कैसे है फ्रेंड्स, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। द इंटरप्ले ऑफ लाइट विथ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस गिव राइज टू सेवरल स्पेक्टिकुलर फिनोमिना इन नेचर। द ब्लू लाइट ऑफ स्काई, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, द रेडनिंग ऑफ एट द सनराइज एंड द सनसेट आर सम ऑफ द वंडरफुल फिनोमिना वी आर फेमिलियर विथ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्काई ब्लू होती है, जो कलर होता है वाटर का वो ब्लू होता है। जो सूरज डूबता है जब सूरज उगता है तो उसमें एटमॉस्फेयर में आप जब देखे होंगे तो उसमें रेडिश रहता है एटमॉस्फेयर। ये कुछ अजीबोगरीब फिनोमिना हमने देखा है और हम इसे बचपन से देखते हुए आए हैं, बट इसके पीछे का अभी तक हम लोगों को इसका रीज़न नहीं पता चला है। तो साइंटिस्ट ने इसका रीज़न फाइंड आउट कर लिया है और हम लोगों को पता है और सबको जो साइंस पढ़ रहे हैं सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये हमारे सिलेबस में देखे रखा हुआ है तो हमें इसको पढ़ना है और बहुत ही अमेजिंग फिनोमिना है। और साइंस इज़ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट एंड फिजिक्स एक्सप्लेन ऑल द नेचुरल फिनोमिना दैट हैपेंस इन आवर नेचर। एंड वी नो दैट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। हमने क्लास 9 में ऑलरेडी कोलाइडल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रखा है कि कोलाइडल पार्टिकल्स थ्रू जब लाइट स्कैटर होते हैं तो हम उसके टिंडल इफेक्ट करते हैं। The path of beam of light passing through the true solution is not visible but becomes visible when size of the particle is relatively large। जब साइज बहुत छोटा होता है ट्रू सॉल्यूशन में तो वहाँ पे लाइट स्कैटर नहीं होती है और हमें लाइट उसके अंदर नहीं दिखता है सॉल्यूशन के अंदर। बट एक सॉल्यूशन ले ले जस्ट लाइक मिल्क, तो उसके अंदर हमें लाइट दिखने वाली है क्योंकि उसकी साइज़ थोड़ी सी उस पार्टिकल्स की साइज़ मिल्क की बड़ी होती है और वो लाइट को स्कैटर करते हैं चारों तरफ अपने, तो हमें उसमें लाइट विजिबल दिखाई देती है। देखते हैं डायग्राम में, देख लीजिए एक सॉल्यूशन है यहाँ पे। इस सॉल्यूशन में यहाँ पे लाइट नहीं विजिबल है बट इस सॉल्यूशन में मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क में ये देख लीजिए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क है क्योंकि यहाँ पे साइज थोड़ी सी बड़ी है तो यहाँ पे लाइट स्कैटर कर रहे हैं पार्टिकल्स जिसकी वजह से हमें यहाँ पे लाइट विजिबल दिखाई दे रही है। बट इन अ ट्रू सॉल्यूशन द लाइट इज नॉट विजिबल, दैट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना फ्रेंड्स, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर से बना हुआ है। मतलब वहाँ पे अलग अलग पार्टिकल्स है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और भी CO2 ऑर्गन गैसेज और भी डिफरेंट टाइप्स की गैसेज हैं। वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स है, स्मोक है, फॉग है, मिस्ट है, सबसे मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स के मिल के बना हुआ है। These particles include smoke, tiny water droplets, suspended particles of dust and molecules of air। तो सब कुछ इसके अंदर है, सबसे मिलके बना हुआ है। When a beam of light strikes such fine particles, जब एक beam of light इन छोटे छोटे पार्टिकल्स पे स्ट्राइक करती है तब हमारा जो पाथ है, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं ना, जब उस पर लाइट बीम ऑफ लाइट आके पड़ती है तो हर चारों तरफ में हर दिशा में उसे स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं उस लाइट को, जिससे कि हमारा जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है, ठीक फ्रेंड्स। द पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल, द लाइट रीचेस अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दीज पार्टिकल्स व्हेन बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स टू अ पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल, then it scatters the light in all the directions and then we can see the objects clearly। Just in a dark room, suppose you are sitting in a dark room and from a hole a beam of light is coming in your room and you will see that the tiny particles will move in that ray of light। means आप जब भी आप सुबह देख लीजिए कहीं से भी, अगर आपके घरों में कहीं भी थोड़ा सा होल है तो उस होल के जरिए वो सनलाइट जब आएगी तो आप देखोगे कि उसके अंदर छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स वो उसमें उड़ते हुए नजर आएंगे। अब जब वहाँ पे देखोगे तो छोटे छोटे
टाइनी पार्टिकल्स उड़ते हुए नजर आएंगे। अक्सर ये आपने देखा होगा सुबह सुबह या फिर शाम को देखे होंगे, तो वही टाइनी पार्टिकल्स उस लाइट को स्कैटर करते हैं और रूम में रोशनी फैला देते हैं। एंड दैट हैपेंस इन द कैनोपी। कैनोपी जो होती है फॉरेस्ट में, वो जो कैनोपी के थ्रू सनलाइट्स आते हैं, तो उसी तरह जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स उसको स्कैटर कर देते हैं। तो स्कैटर होने की वजह से पूरा जो हमारा पाथ होता है विजिबल हो जाता है। It can be seen when a beam of light entering the dark room through some tiny holes through the canopy of trees in a dense forest, tiny water droplets in a mist। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया डार्क रूम के बारे में, कैसे वहाँ से जब एक लाइट आती है, बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द टाइनी होल, तो कैसे वहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके अंदर आप देखोगे और वो कैसे स्कैटर करते हैं लाइट को, और कैसे कैनोपी ऑफ ट्रीज से डेंस फॉरेस्ट में जब कैनोपी ऑफ ट्रीज से वो छन के लाइट आती है तो वहाँ से भी वो लाइट स्कैटर करती है। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। जो स्कैटर होती है लाइट हर डायरेक्शन में, वो किस पर डिपेंड करता है, वो साइज ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन द, जो स्कैटर करते हैं लाइट को पार्टिकल्स, और पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो मेनली किसको स्कैटर करते हैं, ब्लू को स्कैटर करते हैं, और वो रेड को बहुत ही कम करते हैं। क्यों? क्योंकि रेड की वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है और ब्लू की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है कंपैरिजन टू रेड लाइट। तो रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है बहुत बड़ी होती है और ब्लू लाइट की कम वेवलेंथ होती है। तो ब्लू लाइट की कम वेवलेंथ होने की वजह से ब्लू लाइट को जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो बहुत ज़्यादा स्कैटर करते हैं, और इसी की वजह से हमारा जो स्काई है वो हमें ब्लूइश नज़र आता है। इसी वजह से हमें हमारा जो स्काई है वो ब्लूइश नज़र आता है। क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं। तो टाइनी पार्टिकल्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, वो टाइनी पार्टिकल्स ब्लू लाइट को मैक्सिमम रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्रैक्ट करते हैं। तो ज़्यादा स्कैटर होता है वहाँ से। वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्कैटर करते हैं किसको, ब्लू लाइट को। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, ब्लू लाइट को। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ छोटी होती है और रेड की ज़्यादा होती है, वेवलेंथ लार्जर होती है। इसकी वजह से रेड लाइट बहुत कम रिफ्लेक्ट होता है। Very fine particles scatter mainly blue light, while particles of larger size scatter light of longer wavelength। larger size की पार्टिकल जो होता है वो longer wavelength को स्कैटर करता है। जो लार्ज साइज का पार्टिकल होता है वो लार्जर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ को स्कैटर करता है। जैसे ऑरेंज हो गया हमारा, रेड हो गया। एंड इज द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ देन द स्कैटर्ड लाइट विल अपीयर वाइट। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है पार्टिकल तो वहाँ पे कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। तो सारे पार्टिकल्स वहाँ पे जैसे हाँ, मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने क्लाउड देखा है, ठीक? इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब आप समझ सकते हैं। एंड यहाँ पे आईडी नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा। एंड इज द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स इज लार्ज इनफ देन द स्कैटर्ड लाइट विल अपीयर वाइट। आपने क्लाउड देखा है, क्लाउड आपको कैसा दिखता है? क्लाउड लुक्स वाइट। क्यों वाइट दिखता है? रीजन आपको पता है? नहीं पता है, मैं बताता हूँ। आपने रेनड्रॉप फॉर्मेशन पढ़ा है मेरे पिछले वीडियो में? अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाइए पिछले वीडियो को वॉच कीजिए, वहाँ से आपको पता चलेगा कि रेन फॉर्मेशन क्यों होता है। तो जो क्लाउड होता है वो वाटर ड्रॉपलेट से मिलकर बना हुआ होता है। जो क्लाउड होता है वो वाटर ड्रॉपलेट से मिलकर बना हुआ होता है। और मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि वहाँ से रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब जो वाटर लाइट रिफ्लेक्ट करती है सनलाइट को, तो वो जब रिफ्लेक्ट करती है तो पूरे के पूरे सनलाइट के पार्टिकल्स, जो कंपोनेंट्स स्पेक्ट्रम पूरा रिफ्लेक्ट होता है। वो बहुत बड़ा पार्टिकल होता है। वाटर इज वेरी लार्ज पार्टिकल देन द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर, ठीक? तो वाटर बहुत बड़ा पार्टिकल बन जाता है। तो वहाँ से सारे के पूरे की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट होती है और वहाँ से पूरे स्पेक्ट्रम पूरे कलर्स के वाइट लाइट के कंपोनेंट्स रिफ्लेक्ट होते हैं, और वो एक पार्टिकल ही पूरे पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट करते हैं। और जब हमारे पास सातों कलर पूरा स्पेक्ट्रम रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइस के ऊपर पड़ेगा तो हमें सिर्फ वो वाइट कलर नजर आएगी। क्यों? क्योंकि वाइट कलर के ही कंपोनेंट्स हैं पूरे स्पेक्ट्रम के जो बैंड है, कलर ऑफ 7 बैंड्स, तो वो बैंड में हमें क्या दिखाई देगा? पूरा कलर दिखाई देगा। और वो कलर जब हमें पूरा दिखाई देगा तो हमें सिर्फ कौन सा लाइट नजर आएगी? वाइट लाइट नजर आएगी फ्रेंड्स। इस वजह से मैं यहाँ पे लिखा है, जब स्कैटरिंग पार्टिकल की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी रहेगी लाइक वाटर ड्रॉपलेट, देन स्कैटर्ड लाइट विल अपीयर वाइट। क्योंकि हमें पूरा कलर रिफ्लेक्ट होते हुए हमारी आइस की तरफ आएगा और हमें वो वाइट दिखाई देगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये देख लीजिए टिंडल इफेक्ट। लाइट सोर्स यहाँ से मारते हैं तो ये ट्रू सॉल्यूशन है, इसमें
कोई भी पार्टिकल नहीं है, तो हमें ये इसमें से लाइट रिफ्लेक्ट होते नहीं दिखाई दे रही है। ये देखिए कोलाइड है, कोलाइडल सॉल्यूशन से करते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, देखिए मिल्क है, मिल्क का एग्जांपल, तो मिल्क में थोड़े से पार्टिकल्स होते हैं, बड़े होते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। और देखिए सस्पेंशन है, सस्पेंशन मीन्स आप ले लीजिए सॉइल ले लीजिए, वाटर में गिरा दीजिए, या फिर आप कुछ नेल्स ले लीजिए, पानी में गिरा दीजिए, और वहाँ से स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखिए, तो वहाँ से स्कैटरिंग ऑफ लाइट वहाँ से भी हो जाएगा, बट उतना नहीं होगा जितना कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है। मैक्सिमम कोलाइडल सॉल्यूशन में आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। विजिबल फ्लोर एंड वाटर, जो फ्लोर और वाटर को यहाँ पे जब मिला देंगे, और सस्पेंशन में वही होता है, सस्पेंशन सॉल्यूशन द पार्टिकल विच यू मिक्स विद द वाटर दैट डजंट मिक्स सॉल्यूट, उसमें सॉल्यूबल नहीं होते हैं। लाइक आप सॉइल को ले लीजिए, फ्लोर को ले लीजिए, फ्लोर आटे को ले लीजिए, या फिर आप कोई नेल ले लीजिए, तो उसमें वो सॉल्यूट नहीं होगा, जो सॉल्यूट बनेगा वो सॉल्यूबल नहीं रहेगा। इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और देख लीजिए कैनोपी के थ्रू कैसे यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है। और देख लीजिए आपके क्लाउड्स भी स्कैटर करते हैं लाइट को, बट वो वाइट अपीयर होते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर दिया कि वो वाइट अपीयर होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ये स्काई क्यों ब्लू होता है, वाई इट अपीयर्स ब्लू एंड एट द डॉन और एट द डस्क, एट द डॉन एंड एट द डस्क वाई दिस area, why this portion of the sky appears reddish. Okay friends, this is the question. Let's know about it. Why is the color of the clear sky is blue? First, the molecules of the air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of the visible light. जितनी भी विजुअल लाइट हैं जो हमारे स्पेक्ट्रम में बैंड ऑफ 7 कलर्स हैं, जो हमारे स्पेक्ट्रम में बैंड ऑफ 7 कलर्स हैं, उनसे उनकी जितनी भी वेवलेंथ है सबसे छोटी पार्टिकल्स होते हैं। सभी वेवलेंथ से छोटे हमारे पार्टिकल्स होते हैं, और छोटे पार्टिकल्स सबसे छोटी वेवलेंथ को ज़्यादा स्कैटर करते हैं। छोटे पार्टिकल्स क्योंकि वो वेवलेंथ से बहुत छोटे हैं, तो वो जितनी छोटी वेवलेंथ रहेगी, सबसे छोटी वेवलेंथ कौन सी होती है, वॉयलेट। बट वॉयलेट इतना हम रिकोगनाइज, हमारी आई रिकोगनाइज नहीं कर पाती है, और वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होती है, वो कम अमाउंट में हमारी आई जल्दी उसको रिकोगनाइज नहीं कर पाती है, और इंडिगो ब्लू मिला के पूरा ब्लूइश कलर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो हमारा टाइनी पार्टिकल्स होता है, तो उसमें से सबसे ज़्यादा स्कैटर होते हैं हमारे ब्लू पार्टिकल्स, ब्लू कलर रिफ्लेक्ट होता है। तो ब्लू कलर रिफ्लेक्ट होता है सबसे ज़्यादा, तो उसकी वजह से हमें रेडी हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमें क्या दिखाई देता है, ब्लूइश नजर आता है। क्या आता है, ब्लूइश नजर आता है। बट हमारा जो रेड है, रेड कलर लॉन्गर वेवलेंथ का, उसको छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स ज़्यादा स्कैटर नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा स्कैटर नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए इतना बड़ा हमारा जो पार्टिकल टाइनी पार्टिकल है, अब वो टाइनी पार्टिकल एक छोटा पतला सा वेवलेंथ आ रहा है, उस पर स्ट्राइक कर रहा है, तो वो उस पर से पूरा विजिबल हो जा रहा है, पूरा स्कैटर हो जा रही है लाइट। बट वहीं पे एक मोटा सा लंबा सा आया वेवलेंथ रेड लाइट का, वो आकर उस पर स्ट्राइक कर रहा है, और वहाँ से छोटा छोटा बहुत छोटी मात्रा में जो उसकी लाइट रहेगी वो स्कैटर हो पाएगी। बट ब्लू लाइट की पूरा स्कैटर हो जाएगी, क्योंकि वो पतली और छोटी वेवलेंथ है, और रेड की मोटी और बहुत ही लंबी और बहुत ही लॉन्गर वेवलेंथ है। तो ठीक है फ्रेंड, द रेड लाइट द वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ ब्लू लाइट। जो ब्लू लाइट है उससे 1.8 टाइम्स ग्रेटर है। ब्लू लाइट की वेवलेंथ से रेड लाइट की वेवलेंथ 1.8 टाइम्स ग्रेटर है। तो सोच लीजिए सबसे कम, तो इसीलिए ब्लू लाइट स्कैटर होती है टाइनी पार्टिकल्स के थ्रू, ना कि रेड लाइट होती है। Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter blue color of shorter wavelengths more strongly than the red. इसी वजह से सबसे ज़्यादा कौन स्कैटर करता है टाइनी पार्टिकल्स, किसको स्कैटर करते हैं, ब्लू को स्कैटर करते हैं, ना कि रेड को। The scattered blue light enters our eyes, और जो स्कैटर हो जाते हैं ब्लू लाइट वही हमारे आईज में आते हैं। If there would have been no atmosphere, then the sky appears dark as no light gets scattered. मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो वहाँ पे क्या होता, कोई भी वहाँ पे पार्टिकल्स नहीं होते। जब टाइनी पार्टिकल्स रहेंगे नहीं तो कौन स्कैटर करेगा लाइट को। जब टाइनी पार्टिकल्स नहीं रहेंगे तो भाई कौन स्कैटर करेगा लाइट को। जब लाइट स्कैटर ही नहीं होगी तो पाथ विजिबल होगा ही नहीं। और जैसा कि हमारे स्पेस में होता है, स्पेस में आप चले जाइए तो चारों तरफ हमें डार्क दिखाई देता है। क्यों डार्क दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम रहता है। देयर इज नो एटमॉस्फेयर, दैट इज वाई द स्पेस लुक्स ब्लैक। क्यों, सनलाइट तो रहती है, हर जगह लाइट तो जा रही है, बट क्यों वो हमें डार्क दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं वो ब्लू दिखाई दे रहा है।
इस वजह से ब्लू नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे टाइनी पार्टिकल्स नहीं है रिफ्लेक्ट करने के लिए। हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में टाइनी पार्टिकल्स हैं जो कि लाइट को स्कैटर करते हैं और पाथ को विजुअल बनाते हैं, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो हमारे अर्थ में स्कैटर होती है लाइट वो है ब्लू, और इस वजह से हमारे जो स्काई है वो ब्लू दिखाई देती है। फॉर डेंजर सिग्नल्स रेड लाइट इज यूज्ड एज इट स्कैटर्ड लीस्ट बाय फॉग और स्मोक, देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस। तो जो डेंजर सिग्नल्स के लिए यूज होता है, डेंजर सिग्नल के हम लोग के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं रेड लाइट। क्यों रेड लाइट यूज़ करते हैं? क्योंकि जो फॉग और स्मोक होता है, फॉग स्मोक में सबसे कम कौन स्कैटर होता है? रेड लाइट स्कैटर होता है, इसलिए उसको हम लोग ज़्यादा क्लियरली देख पाते हैं, वो स्कैटर नहीं हो पाता है। लेकिन ब्लू लाइट को अगर हम जलाएंगे तो ब्लू लाइट हमें नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि टाइनी पार्टिकल्स उसको स्कैटर कर देंगे। क्या कर देंगे? टाइनी पार्टिकल्स उसको स्कैटर कर देंगे। बट रेड लाइट को कोई भी टाइनी पार्टिकल स्कैटर नहीं कर पाता है क्योंकि वो लॉन्गर वेवलेंथ की होती है फ्रेंड्स। इसी वजह से डेंजर सिग्नल्स के लिए रेड लाइट यूज होती है। कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट क्या होती है? रेड होती है, रेडिश होती है। लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड वुड ट्रेवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस। ठीक फ्रेंड्स, जब हमारे सर के ऊपर सन होता है, तो जो वाइट लाइट होती है उसे रिलेटिवली बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है और सीधा वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती है। एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज ओनली अ लिटिल ऑफ द ब्लू लाइट एंड वायलेट कलर्स आर स्कैटर्ड। क्यों? उस वक्त क्योंकि बहुत ही कम ब्लू लाइट और वायलेट लाइट स्कैटर हो पाती है, इसी वजह से हमें उस वक्त बहुत कम ब्लू दिखाई देता है स्काई, और हमें येलोइश दिखाई देता है सन और सनलाइट दोनों में येलोइश नजर आती है। नियर द हॉरिजन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड द शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स। जो नियर द हॉरिजन होते हैं, मोस्ट ऑफ द एट द सनसेट और एट द सनराइज, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड एट द टाइम ऑफ सनसेट most of the blue light and the shorter wavelength are scattered away by the particles। जो मैक्सिमम कलर्स होते हैं, मैक्सिमम कलर्स, ब्लू लाइट हो गया, शॉर्टर वेवलेंथ की जितनी भी लाइट हो गई, जैसे ब्लू हो गया, वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ग्रीन हो गया, ये सारी लाइट्स जो होती हैं ये हमारी क्या होती हैं? शॉर्टर वेवलेंथ की होती हैं, और ये स्कैटर हो जाती हैं एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो ये सब स्कैटर होने के बाद कौन बचता है? ऑरेंज बचता है और रेड बचता है। तो रेड और ऑरेंज वो हमारा लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और वही हमें दिखाई देते हैं, और उस वक्त इसलिए हमारा जो लोअर पार्ट होता है सन के अराउंड, जो एटमॉस्फेयर होता है सन के अराउंड, वो रेडिश दिखाई देता है, और उस वक्त की इंटेंसिटी बहुत कम होती है। रेड लाइट की इंटेंसिटी उस वक्त बहुत कम होती है फ्रेंड्स। वो सनसेट के टाइम हो या फिर सनराइज के टाइम हो, इंटेंसिटी रेड लाइट की बहुत डीम होती है, उस वक्त आप लोग फील भी किए होंगे। But in the afternoon, the intensity of light is very high because it is overhead on us, and very little of the blue light gets scattered, and we see light blue color. And maximum the yellow light we can see, and sun appears yellow at the noon time. Therefore, that light that reaches our eyes is of longer wavelength. This gives to reddish appearance of the sun. और इस वजह से हमें reddish appearance of the sun मिलता है। अब डायग्राम में थोड़ा इसको समझ लेते हैं कैसे हुआ। डायग्राम यहाँ पे देखिए, डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। सन नियरली ओवरहेड, हमारे सर के ऊपर सीधा जब मून के टाइम होता है तो हमारे ऊपर सर के ऊपर होता है सन, तो लेस ब्लू स्कैटर्ड। यहाँ पे जो ब्लू लाइट रहती है कम स्कैटर होती है, बट ब्लू लाइट स्कैटर्ड अवे सन अपीयर्स रेडी। ब्लू लाइट यहाँ से बहुत ज़्यादा, जो जितनी भी कम वेवलेंथ की, शॉर्टर वेवलेंथ की जितनी भी होती हैं लाइट, वो स्कैटर हो जाती हैं, यहाँ से आउट ऑफ द स्पेस में चली जाती हैं। तो बचता क्या है? ऑरेंज रेड बचता है, जो कि सीधा यहाँ से ट्रेवल करता हुआ डिस्टेंस आता है, हमारे आंखों में जाता है, और हमें ये पूरा रेड कलर दिखाई देता है। पूरा एटमॉस्फेयर इस साइड का, इसके पास का अराउंड ऑफ द सन अपीयर्स रेडिश। ठीक, सन नियर द हॉरिजन जब पहुँचता है यहाँ पे, और यही सनसेट के समय भी होता है, यही सनराइज के समय भी होता है, सेम कंडीशन। ओके फ्रेंड्स, and I hope that you have understood my lecture. So at the last, thanks for the watching. Please like my video, share it and subscribe it, and don't forget to hit the bell icon so that our video first reaches to you all. Okay friends, now I wish you a happy new year. Okay friends.